नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। भारत का दिल उसके 6 लाख गांवों में बसता है। गांव भारत की राजनीति तय करता है, सरकार बनाता है, अर्थव्यवस्था तय करता है। गांव से जुड़ी हर खबर के लिए हम आपके लिए खास कार्यक्रम लेकर आए हैं, मेरा गांव मेरी खबर। सबसे पहले बात करते हैं बुलंदशहर की, जहां जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोगों की हालत बिगड़ गई है। घटना सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के जीतगढ़ी गांव की है। इस मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी कुलदीप को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी सरकार ने आबकारी विभाग के कई बड़े अफसरों और सिपाहियों पर कड़ी कार्रवाई की है। साथ ही एसएसपी ने कोतवाली प्रभारी, चौकी प्रभारी और 2 बीट सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल गांव जीतगढ़ी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक एक कर गांव के युवकों सुखपाल, सतीश कालवा, सरजीत और पन्नालाल ने दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि गांव में अवैध तरीके से जहरीली शराब लंबे समय से बेची जा रही थी और वो भी पुलिस के संरक्षण में। और वहीं प्रदेश में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज होती जा रही है। शराब माफिया भी सक्रिय हो गए हैं। पश्चिमी यूपी में पंचायत चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए ज्यादातर प्रत्याशी शराब का इस्तेमाल करते हैं। शराब के शौकीन मतदाताओं को शराब पिलाकर वोट लेने की परंपरा सालों से यहां पर लगातार जारी है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। थाना मंसूरपुर में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने अवैध शराब की तस्करी करने वाले और एक अंतर्राज्यीय स्तर के शराब तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। बोतल, रैपर, होलोग्राम और बारकोड भी बरामद किए गए हैं। और वहीं आजमगढ़ के तरमा थाना इलाके में शिक्षा के मंदिर में 750 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए स्कूल के प्रबंधक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी कर अवैध शराब को बरामद कर लिया है। एसपी ने बताया कि बरामद अवैध शराब हरियाणा ब्रांड की है। फिलहाल स्कूल के प्रबंधक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आखिर शराब कहां से आई है और किसने मंगवाई है? एसपी ने बताया कि शराब को स्कूल में इसलिए स्टोर किया गया ताकि किसी को शक न हो। कानपुर, सोनभद्र, झांसी में पक्षियों की मौत के बाद प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए यूपी सरकार अलर्ट पर है। पशुपालन निदेशालय ने पूरे प्रदेश के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें सभी मंडल स्तरीय अधिकारियों को निगरानी टीम बनाने और सभी पोल्ट्री फार्म्स पर नजर रखने को कहा गया है। पशुधन विभाग के निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। जिस तरह से पूरे देश में बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में कई राज्य हैं जो बर्ड फ्लू के चपेट में भी आ गए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए डायरेक्टर पशुपालन है डॉक्टर आरपी सिंह साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बर्ड फ्लू का जो समय आ रहा है, उत्तर प्रदेश में कई जिलों में पक्षी हैं उनके मरने की खबरें आ रही, तो क्या लग रहा है सर, क्या यहाँ भी आ गया क्या बर्ड फ्लू? नहीं, अभी यहाँ पर बर्ड फ्लू का कोई इंसिडेंस नहीं है। और जिन पक्षियों की मृत्यु हुई है उनकी वो रिपोर्ट मंगा ली गई है। उनमें कुछ ठंड से मरी हैं, कुछ में आंत में कुछ लीजन थी, उनकी वजह से मृत्यु हुई है। और अभी इसके परीक्षण के लिए कानपुर चिड़ियाघर से 4 पक्षियों को भोपाल, जो नेशनल हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीजेज लेबोरेटरी है, वहाँ पर भेजा गया है। सर, क्या लगता है कि जिस तरह से ये सरकार कितना अलर्ट है, प्रशासन कितना अलर्ट है इस चीज़ को लेकर, बर्ड फ्लू क्या तैयारियां हैं? सरकार बर्ड फ्लू से निपटने के लिए पूरी तरह से अलर्ट है। सभी जनपद स्तरीय पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है कि वो उनके क्षेत्र में आने वाले राजकीय प्रक्षेत्र पर पाले जाने वाली मुर्गी, निजी क्षेत्रों में पाले जाने वाली मुर्गियों को या प्रवासी पक्षियों को वो निगरानी रखें। कहीं अचानक से पक्षियों की मृत्यु अधिक तो नहीं हो रही है और या असामयिक मृत्यु तो नहीं हो रही या कोई बीमारी तो नहीं हो रही है। सर्विलांस पे रखा गया? हाँ, सर्विलांस रखा गया। सर्विलांस से ही हम तुरंत कंट्रोल कर लेंगे।
सर अभी जो पक्षी जिनकी मौत हुई है, चाहे वो झांसी हो, चाहे सोनभद्र हो, या जो कानपुर में मौत हुई है, क्या कारण रहा है उनके पीछे? हाँ, उनके लिए तो मैंने बताया ना कि झांसी में जो मृत्यु हुई वो कोल्ड से हुई। सोनभद्र में जो हुई उनके इंटेस्टाइन में नेक्रोटिक लीजन था जिसकी वजह से हुई। तो हमारे वहाँ पर अधिकारी, जनपद स्तरीय जो मुख्य परिचय अधिकारी हैं, वो अपनी टीम बना के कंटिन्यूअस इस बात की निगरानी रख रहे हैं कि कोई पक्षी मृत हो रहा है तो उसमें प्रथम दृष्टया वो लक्षण देखते हैं, लक्षण के बाद उनका पोस्टमार्टम करते हैं, फिर उसके बाद वो अपनी डायग्नोसिस और ओपिनियन हमें शेयर करते हैं। अभी तक फिलहाल कोई मामला नहीं? हाँ, अभी तक कोई मामला नहीं है। और जरा जनमानस को भी हम लोग अवेयर कर रहे हैं कि बर्ड फ्लू से जो लोग चिकन या अंडा खाते हैं उसमें अभी उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा केस नहीं है, इसलिए वो कभी कोई डर भय से कोई उसका प्रयोग बंद न करे, वो यूज कर सकते हैं प्रॉपर उसके कुकिंग प्रोटोकॉल के लिए। बिल्कुल। ये थे डायरेक्टर पशुधन विभाग के, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई भी बर्ड फ्लू के मामले सामने नहीं है। हालांकि प्रशासन इस चीज को लेकर के काफी सचेत है, लगातार सर्विलांस पर रखा गया है, जितने भी पोल्ट्री फार्म्स हो या सारी चीजें हो। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। और वहीं बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए चिकन और अंडे की मार्केट में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पोल्ट्री व्यवसाय को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जहां एक तरफ कोरोना से पोल्ट्री बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया है, तो वहीं अब बर्ड फ्लू ने पोल्ट्री व्यवसायियों की कमर तोड़ कर रख दी है। इस तरह से पूरे देश में बर्ड फ्लू फैला हुआ है। ऐसे में पहले कोरोना महामारी ने पोल्ट्री जो व्यवसायी हैं उनकी कमर तोड़ी, उसके बाद अब कहीं न कहीं जो दूसरी महामारी बर्ड फ्लू जैसी आई है, जो पोल्ट्री से जुड़े हुए व्यवसायी हैं उनकी कमर तोड़कर रख दी। इस समय आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के एक ऐसे ही पोल्ट्री फार्म पर है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरा पोल्ट्री फार्म है और इसका जो संचालक करते हैं पूरा, वो हमारे साथ में है। हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद मोइन। मोइन जी, ये बताइए कि जिस तरह से कोरोना के बाद अभी बर्ड फ्लू जैसी महामारी आई, तो ऐसे में जो पोल्ट्री व्यवसाय है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है? पूरी तरह से पहली तो अभी जो कोरोना में आया था ये हालत हो गई थी कि 2 रुपए किलो हमें बेचना पड़ा था। अब ये बर्ड फ्लू जो आया है, इससे मान के चलिए कि 40% अभी जो कंजम्पशन है बिल्कुल मतलब 40% 2 दिन में डाउन मार गया। और ये अगर सरकार अगर इस चीज़ का संज्ञान ले ले पोल्ट्री विभाग का, तो थोड़ा हमारा भी फायदा हो जाए, क्योंकि इस पे ना तो कोई बैंक लोन देना चाहता है। कोई बैंक, किसी बैंक में आप जाएंगे अगर उनसे कह दीजिए कि हमें पोल्ट्री के लिए लोन चाहिए, बिल्कुल इसके लिए कोई लोन नहीं। बल्कि भारतीय मार्केट में इसका 2000 करोड़ का रेवेन्यू है, मगर हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। तो पोल्ट्री व्यवसाय एकदम हाशिए पे रहता है, मतलब एक तो मौसम की मार भी पहले मौसम की मार झेले, ज़्यादा गर्मी हो गई तो फिर नुकसान है, ज़्यादा सर्दी हो गई तब नुकसान है। उसके बाद फिर अगर बच भी गया तो डीलर, हमारे जो चूजा हैचरी वाले हैं, उनकी मनमानियाँ, कुल मिला के हर चीज़ को ये पोल्ट्री बिजनेस हमेशा ही हाशिए पे ही रहा है। ये इतिहास रहा है इस चीज़ का। अभी जो जिस तरह से बर्ड फ्लू का आप लोग दंश झेल रहे हैं, ऐसे में क्या फर्क पड़ा है इस पे? अभी तो 50% मार्केट तो पूरी तरीके से खत्म है। 40% तो चल रहा है इस समय चिकन और अंडे का? चिकन का अंडे का कोई रेट नहीं है इसमें। 60 रुपये, 50 रुपया। पहले क्या होता था इसमें? पहले अभी 6 दिन पहले 100 रुपये में था। जस्ट आधा हो गया? जस्ट आधा हो गया है। और अभी कुछ नहीं, अभी तो जैसे जैसे अभी तो 5 राज्यों में अगर आ जाए अभी इधर यहाँ भी, तो भी यही 2 रुपये 3 रुपये में। अभी तो यूपी में कहीं सुनाई नहीं दिया? यूपी में खैर अभी तक तो नहीं सुनाई दिया यूपी में। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ में जो पोल्ट्री के व्यवसायी हैं, जो पोल्ट्री फार्म चलाते हैं, वो थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो पोल्ट्री बिजनेस है वो ठीक 50% बचा है, मतलब सिर्फ आधा रह गया है। अब ऐसे में यूपी सरकार हालांकि बर्ड फ्लू को लेकर के काफी अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग हो या जो पशुधन विभाग है, उनको पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो पोल्ट्री व्यवसायी है वो कहीं ना कहीं इस पूरे उसका दंश जरूर झेलते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। और वहीं लखनऊ में मऊ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुके अजीत सिंह की हत्या के बाद फिर से सुर्खियों में आए कुख्यात कुंटू सिंह पर आजमगढ़ में 67 मुकदमे दर्ज हैं। आंकड़ों के आईने में कुंटू सिंह की पुलिस ने साल 1992 में कुंडली खोली थी। पुलिस ने उसके खिलाफ जान से मारने का मुकदमा दर्ज किया था। उसके बाद 28 साल में उसके खिलाफ यूपी में टॉप 10 माफियाओं में शुमार कर दी गई बादशाहों को उसने पीछे छोड़ दिया। साल 2013 में 19 जुलाई को संगरी के पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की हत्या में उसका नाम आया तो वो सुर्खियों में आए। अजीत सिंह के नेटवर्क को पुलिस दोबारा से खंगाल रही है। एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि इसके लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। कौन कौन लोग सहयोगी हैं, सबकी जांच की जा रही है। जल्द ही कार्रवाई भी देखने को मिलेगी।
मामले में एसपी सुधीर कुमार सिंह का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। अभी क्योंकि ये जांच हत्याकांड की जो विवेचना है वो लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस द्वारा की जा रही है, तो इस संबंध में मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं है। लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो अभी 1-2 दिन में साफ हो जाएंगी। और जहाँ तक कुंटू सिंह के एसोसिएट्स का संबंध है या इस घटना के जो लोग हैं उनका संबंध है, तो मेरे द्वारा जो भी कुंटू सिंह के एसोसिएट्स हैं, जैसा कि आपने देखा कल उसके घर को भी ध्वस्त किया गया क्योंकि बिना नक्शा पास कराए बना हुआ था। उससे संबंध में जो भी चीज़ें सामने आ रही उस पर मेरे द्वारा अपने स्तर से कार्रवाई। और वहीं बलिया के गढ़वार थाना क्षेत्र के सिकारिया गांव में 3 तलाक का मामला सामने आया है। विदेश से ही पति ने अपनी पत्नी को फोन कर 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया। सिकारिया की रहने वाली नाजिश बेगम का निकाह कुतुबुद्दीन उस्मानी के साथ 2018 में मऊ जनपद के रामपुर थाना के ढिलाई फिरोज में हुआ था। पीड़िता ने अपने 2 साल के मासूम को लेकर गढ़वार थाने में इंसाफ की गुहार लगाई और ससुराल वालों पर शारीरिक और मानसिक शोषण करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता को अपर पुलिस उपाधीक्षक से जल्द इंसाफ मिलने का आश्वासन मिला है। और वहीं बस्ती के पकौलिया थाना इलाके में रेप की शिकार एक पीड़ित युवती की अस्मत का सौदा स्थानीय स्तर पर करने की पूरी कोशिश की गई और जब थानेदार साहब इसमें नाकाम रहे तो उन्होंने मुकदमा दर्ज करने से ही मना कर दिया। थक हार कर पीड़ित युवती अपने पिता के साथ डीआईजी से न्याय मांगने पहुंची, जिस पर कार्रवाई का भी आदेश हुआ। बावजूद इसके पकौलिया थाने की पुलिस ने छेड़खानी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। और वहीं कानपुर के बिधनू थाना इलाके में प्रेमी ने प्रेमिका के घर के सामने सुसाइड कर लिया। सुबह प्रेमी का शव नीम के पेड़ से लटका हुआ मिला तो मोहल्ले में सनसनी फैल गई। सूचना पर बिधनू पुलिस मौका वारदात पर पहुंची। छानबीन के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें प्रेमिका के परिजनों पर लंबे समय तक रुपए ऐंठने और बाद में शादी से इनकार करने की बात का जिक्र है। पुलिस ने प्रेमिका के भाई को हिरासत में ले लिया है। और वहीं गाजीपुर के नौनहरा थाना इलाके में मामूली विवाद में 24 वर्षीय युवक राशिद खान की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। राशिद खान का उसी गांव के रहने वाले शाहबाज खान और उसके साथी ने चाकू मारकर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने आरोपी शाहबाज खान और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के बीच पैसे को लेकर विवाद हुआ था। और वहीं चंदौली में खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक के शव के पास मिली ब्रेजा कार। मृतक के सिर पर गहरे चोट के निशान भी मिले हैं। सूचना मिलते ही मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। और वहीं मिर्जापुर के जमालपुर थाना इलाके में 17 साल की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मां बाप को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि मृतका की पड़ोस में रहने वाले लड़के से अवैध संबंध था। मृतका ने शादी के लिए दबाव बनाया तो युवक ने शादी से इनकार कर दिया। प्रेमी की उपेक्षा और मां बाप की फटकार से परेशान बेटी ने मौत मांगी तो मां बाप ने गला दबाकर हत्या कर दी और शव को खेत में फेंक दिया। और वहीं बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बिजली बिल की गड़बड़ी को लेकर बिजली दफ्तर पर जमकर हंगामा किया है। किसानों ने उपभोक्ताओं से ली गई रिश्वत के आरोप को लेकर एसडीओ और जेई को बंधक बना लिया। उपभोक्ताओं और किसानों का आरोप है कि बिजली विभाग के कर्मचारी बिजली बिल में गड़बड़ी को सुधारने के नाम पर रिश्वत वसूलते हैं। कर्मचारियों की ओर से ली गई रिश्वत को उपभोक्ताओं को लौटवाया गया है।
और वहीं गोंडा से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का जन्मदिन उनके पैतृक आवास में बड़े धूमधाम से मनाया गया। उनके जन्मदिन के आवास पर मेधावी छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभाओं के जरिए सांस्कृतिक और देशभक्ति कार्यक्रम प्रदर्शित किए और परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को सांसद ने पुरस्कृत करते हुए मोटरसाइकिल, साइकिल और अन्य पुरस्कार देकर आशीर्वाद दिया। जब तक सूरज चांद रहेगा, नेताजी का नाम रहेगा। यूपी और अब बात करते हैं फिरोजाबाद की, जहां 5,862 श्रमिकों को नववर्ष का तोहफा मिला है। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को 2,85,00,000 की सरकारी मदद दी गई है। श्रम विभाग ये धनराशि श्रमिकों को सीधे खाते में भेजेगी। 300 श्रमिकों की मेधावी बालिकाओं को साइकिल भी बांटी गई हैं। इस कार्यक्रम में सांसद चंद्रसेन जादौन और नगर विधायक मनीष असीजा सहित कई आला अधिकारी मौजूद रहे। तो जिसके बारे में सभी को जानकारी नहीं होती थी। और वहीं भदोही जनपद में एक युवक पेड़ लगाने और पेड़ों को ना काटा जाए, इसको लेकर लोगों को कुछ अलग तरीके से जागरूक कर रहा है। अपने मुंह में ऑक्सीजन मास्क और पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर रखकर युवक लोगों को बता रहा है कि अगर इसी तरह से पेड़ों की कटाई जारी रही तो आने वाले दिनों में लोगों को ऑक्सीजन तक खरीदनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पेड़ों की कटाई नहीं करने को लेकर जागरूकता ये युवक फैला रहा है, एक अच्छा संदेश समाज को दे रहा है। चूंकि लगातार पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है, हानि पहुंचाई जा रही है और इसी के चलते कहीं ना कहीं ऑक्सीजन लेवल जो है वो दिन ब दिन घटता जा रहा है। पेड़ों की कटाई नहीं करने को लेकर जागरूकता फैला रहा है युवक। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक अरविंद चतुर्वेदी ने कहा है कि मिर्जापुर की मिट्टी ने उन्हें प्रदेश में और देश में सम्मान दिया है। मां विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से वो यहां तक पहुंचे हैं और उनका फर्ज बनता है कि वो अपनी मिट्टी के लिए कुछ भी कहा जाए तो उस पर अपनी आपत्ति जताएं और उन्होंने कहा है ये नहीं होने देंगे। मिर्जापुर वेब सीरीज के खिलाफ उन्होंने एसपी से शिकायत भी की है। तो वरिष्ठ पत्रकार और लेखक अरविंद चतुर्वेदी ने एसपी से शिकायत की है। मिर्जापुर वेब सीरीज का नाम बदलने को लेकर उन्होंने यहां पर एसपी से एक शिकायत पत्र सौंपा है। आपको हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस दौरान एसपी से मुलाकात करने के लिए अरविंद चतुर्वेदी पहुंचे, उस दौरान की आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं और साथ ही साथ मिर्जापुर वेब सीरीज की कुछ झलक आप देख रहे हैं जिसको लेकर ये आपत्ति जताई गई है। कि मैंने एक एप्लीकेशन दी है जिसमें शिकायत है मिर्जापुर वेब सीरीज़ को लेके कि मिर्जापुर वेब सीरीज़ में किस तरीके से मिर्जापुर की धरती को बदनाम करने की कोशिश की गई है, किस तरीके से यहाँ के लोगों की छवि को खराब करके उसमें पेश करने की कोशिश की गई है और जो व्यवसाय यहाँ के लोग करते हैं उसको एक्चुअल ना दिखा के उनके व्यवसाय को कुछ और दिखाने की कोशिश की गई है। माँ विंध्यवासिनी के चरणों में जहाँ पूरी दुनिया आती है उस वहाँ पे शीश नवाने के लिए वहाँ से ताकत मिलती है, उनको शक्ति मिलती है और ऐसे मिर्जापुर को जिन लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की है उनके खिलाफ शिकायत दी गई है। यहाँ से यह आश्वासन मिला है कि लीगल राय लेने के बाद इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।